क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? अपने पुत्र सुधीर और पति रमेश को देखते ही बिलख उठी थी जया। सुधीर ने माँ की दशा देखकर अपनी डबडबाई आई आंखों को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया था। माधुरी अब नहीं आएगी, आराम कुर्सी पर पसरते हुए जया से बोलकर शून्य में टकटकी लगा दी थी रमेश बाबू ने। क्या कह रहे हो जी? क्यों नहीं आएगी माधुरी? मैं अपनी बेटी को बहुत भली भरा प्रकार से जानती हूँ। वह अधिक दिनों तक अपनी माँ से दूर नहीं रह सकती। जय अवरुद्ध कंठ से बोली। मैं सब जानता समझता हूँ, पर समझ में नहीं आता कि तुम्हारी लाडली को कहाँ से ले आऊँ। पता नहीं माधुरी को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। मैं दसियों चक्कर तो थाने के लगा चुका हूँ, पर हर बार एक ही उत्तर, प्रयत्न कर रहे हैं। हम पुलिस वाले भी इंसान ही हैं, जान की बाजी लगा दी है हमने, पर हम माधुरी को नहीं ढूंढ पाए। पुलिस के पास क्या कोई जादू की छड़ी है कि पलक झपकते ही आपकी बेटी को प्रस्तुत कर दे? पुलिस को ऐसे भी छोटे बड़े सैकड़ों के काम होते हैं। रमेश बाबू धारा प्रवाह बोलकर चुप हो गए थे। घर में शांति थी। सदा चहकती रहने वाली उनकी छोटी बेटी रिया देर तक सुबकती रही थी। बंद करो यह रोना धोना। तुम सबको ज़रूरत से अधिक छूट देने का यही फल है जो हमें आज यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। रमेश बाबू स्वयं पर नियंत्रण खो बैठे थे। रिया का रुदन कुछ और ऊंचा हो गया था। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे दौड़ती हुई जया पति के पास आई और बोली, जहाँ क्रोध दिखाना चाहिए वहाँ से तो तुम दबाकर चले आते हो। सारा क्रोध बस घर वालों के लिए है। क्या करूं, तुम ही कहो न। वैसे भी तुम तो खुद भी बहुत अच्छी कुछ कर सकती हो। तुम जैसी तेज तर्रार महिला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जाओ, जाकर दुनिया फूंक डालो या किसी का खून कर दो। रमेश बाबू इतनी जोर से चीखे थे कि जया भी घबरा कर चुप हो गई थी। फिर अचानक मानो बांध टूट गया। रमेश बाबू फूट फूट कर रो पड़े थे। रिया दौड़ कर आई थी और पिता को सांत्वना देने लगी। ऐसे में दिल छोटा नहीं करते जी, सब ठीक हो जाएगा, हमारी माधुरी को कुछ नहीं होगा, जया बोली। रिया लपक कर चाय बना लाई थी। मान मनुहार करके पिता को चाय थमा दी थी। तभी महेश ने वहाँ प्रवेश किया था। रिया, मुझे भी एक कप चाय मिल जाती तो आज सुबह कुछ नहीं खाया। महेश इतने निरीह स्वर में बोला था कि रिया ने अपने लिए बनाई चाय उसे थमा कर बिस्कुट की प्लेट आगे बढ़ा दी थी। माँ, स्वयं को संभालो, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। कब तक मित्रों संबंधियों द्वारा भेजा खाना खाते रहेंगे? अगले सप्ताह से मेरी और रिया दोनों को परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। दिन भर घर में रोना धोना चलता रहा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। महेश ने अपनी माँ जया को समझाना चाहा था। चौपट होने में अब बचा ही क्या है? 4 दिन से मेरी बेटी को पता नहीं है और तुम मुझे स्वयं को संभालने की सलाह दे रहे हो। कोई और भाई होता तो बहन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता। क्या चाहती हैं आप? माधुरी माधुरी चिल्लाता हुआ सड़कों पर चीखूं चिल्लाऊं, या मैं भी घर छोड़कर चला जाऊं? सच कहूं तो जो हुआ उस सब के लिए आप और पापा दोनों ही दोषी हैं। जिस राह पर माधुरी चल रही थी उस पर चलने का अंजाम और क्या होना था? शर्म नहीं आती भाई होकर बहन पर दोषारोपण करते हुए? वह क्या सब कुछ अपने लिए कर रही थी? कितने सपने थे उसके, अपने और अपने परिवार के को ऊपर उठाने के। सदा एक ही बात कहती थी, परिवार को ऊपर उठाने के लिए संपर्कों की आवश्यकता होती है। उसका उठना बैठना बड़े लोगों के बीच था, तो जाइए ना उनके बड़े लोगों के पास, माधुरी को ढूंढने में सहायता की भीख मांगने। जो संपर्क कठिन समय में भी काम न आए वे भला किस काम की? तीखे स्वर में बोल पैर पटकता हुआ महेश अपने कक्ष में चला गया था। उसके पीछे सुधीर भी गया था। वह किसी प्रकार महेश और रिया को समझा बुझाकर उनका ध्यान पढ़ाई की ओर लगाना चाहता था। मेज पर सिर रखे सुबकते महेश के सिर को सहलाते हुए उसने सांत्वना देनी चाहिए थी। स्नेहिल स्पर्श पाते ही उसने सिर उठाया था। स्वयं को संभालो मेरे भाई, वास्तविकता और स्वीकार कर लेने से आधी समस्या हल हो जाती है। सुधीर ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। कैसी वास्तविकता भैया? महेश ने पूछा। यही कि माधुरी के लौटने की आशा नहीं के बराबर है। वह आवाज़ से ही किसी हादसे की शिकार हो गई है। नहीं तो 4-5 दिन तक माधुरी न घर लौटे, ऐसा क्या संभव है? माँ पापा भी इस बात को समझते हैं पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या होगा भैया? जो भी होगा मैं और पापा संभाल लेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम या रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर 1 वर्ष बर्बाद कर दो। आप ही बताइए मैं क्या करूं? किताब खोलते ही माधुरी दीदी का चेहरा सामने घूमने लगता है। मन तो लगाना ही पड़ेगा। मैं तो खास कुछ कर नहीं सका पढ़ाई लिखाई में, कभी मन ही नहीं लगा। पर तुम तो मेधावी छात्र हो, मेरी तो छोटी सी नौकरी है, चाह कर भी किसी का सहायता नहीं कर पाता। अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपनी किताबें आदि संभाल लो और कल से कॉलेज जाना प्रारंभ करो। धीरज रखने का पाठ पढ़ाकर सुधीर चला गया। मन न होने पर भी महेश ने किताब खोल ली, पर यह पृष्ठ पर माधुरी का ही छायाचित्र नजर आ रहा था। किसी तरह प्रथम श्रेणी में एमए करते ही माधुरी को स्थानीय कॉलेज में व्याख्याता के पद पर स्थायी नियुक्ति मिल गई थी, पर उसे
उसे को इतने से ही संतुष्ट कहाँ था। हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना या यूँ कह हर स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में उसे महारत हासिल थी। कोल्हू के बैल की तरह काम करने में उसका विश्वास नहीं था। काम दूसरे करें और प्रस्तुतिकरण, वह माधुरी तो इसी शैली की कायल थी जिससे सबकी नज़रों में बनी रहे। कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में जब उसी क्षेत्र के अध्यापक, विधायक और राज्य सरकार के मंत्री राजवीर राय पधारे तो प्रधानाचार्य महोदय ने उनके स्वागत सत्कार का जिम्मा माधुरी के कंधों पर डाल दिया था। माधुरी तो कल्पना लोक की सैर पर निकल पड़ी थी। अब उसके पांव धरती पर टिकते ही नहीं थे। उसने अपने स्वागत सत्कार से राजवीर राय पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि शहर में 2 दिन के लिए आए मंत्री महोदय 10 दिन तक वहीं टिके रहे थे। हर रोज जब लाल बत्ती वाली मंत्री की गाड़ी माधुरी को घर छोड़ने आती तो जया गर्व से फूल उठती। वे आकर बेटी के स्वागत के लिए द्वार पर खड़ी हो जाती, पर साथ ही आस पड़ोस की सब खिड़कियां खुल जाती। अब विस्फारित नेत्र टकटकी लगाकर पूरे दृश्य को आत्मसात करने लगते थे। माँ, कैसे संकीर्ण विचार वाले लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। मेरे आते ही खिड़की या बालकनी में खड़े होकर ऐसे घूरने लगते हैं जैसे लाल बत्ती वाली गाड़ी कभी किसी ने देखी ही नहीं। एक दिन घर पहुंचते ही विफर उठी थी माधुरी। गोली मारो इन सबको, सब के सब जलते हैं हमसे। चलो खाना खा लो, जया ने समझाया था। खाना तो मैं खाकर आई हूँ माँ, पर अब इस संकीर्ण विचार वाले मोहल्ले में मेरा दम घुटने लगा है। माधुरी सामने पड़ी आराम कुर्सी पर ही पसर गई थी। चलो, माधुरी तो खा कर आई है, आजकल इससे घर का खाना अच्छा कहाँ लगता है, सुधीर ने व्यंग्य किया था। तो आज सुधीर भैया आए हुए हैं? क्यों, क्या बात है? आज भाभी ने खाना नहीं बनाया क्या? माधुरी ने नज़रें घुमाई थी। मैं खाना खाने नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। आजकल शहर में बड़ी चर्चा है तुम्हारी, मैंने सोचा आज स्वयं चल कर देख लूँ, सुधीर रूखे स्वर में बोला था। तो देख लिया ना भैया, पड़ोसी और मित्र तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। माधुरी ने उत्तर दिया। माधुरी, मुझ में और पड़ोसी में कुछ तो अंतर किया होता, मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगा भला? ऐसा कहते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? सुधीर भीगे स्वर में बोला था। तुमने तो विवाह होते ही अलग घर बसा लिया। माधुरी बेचारी अपने बल पर आगे बढ़ना चाहती है तो तुम्हें उस पर भी एक आपत्ति है? उत्तर माधुरी ने नहीं, जया ने दिया था। माँ, अलग घर बसाने का आदेश भी आपका ही था। मैंने मोहिनी से विवाह आपकी इच्छा से किया था, फिर भी यथाशक्ति आप सबकी मदद करता हूँ। मैं क्या करती बेटी, दिन रात की कलह से त्रस्त आकर ही मैंने तुमसे अलग होने को कहा था। पर अब अच्छा यही होगा कि व्यर्थ ही दूसरे के मामले में टांग अड़ाना बंद करो, जया तीखे स्वर में बोली थी। माँ, माधुरी मेरी बहन है और उसे विनाश राह पर जाने से रोकना मेरा कर्तव्य है। मैं इस समय माधुरी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में न बोलें। भैया ठीक कह रहे हैं, मेरे मित्र कटाक्ष करते हैं, ताने मारते हैं। आज मेरा मित्र अरविंद उपहास करते हुए कह रहा था कि अब तो तुम्हारी बहन मंत्री जी के साथ घूमती है, करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी तुम लोगों को। महेश ने सुधीर की हाँ में हाँ मिलाई थी। सुधीर भैया और महेश, तुम्हें अपनी बहन पर विश्वास है ना? मुझे खुद पर विश्वास है। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि कभी गलत राह पर पैर नहीं रखूंगी। माधुरी ने सुधीर और महेश को समझाया था, पर बात सुधीर के गले नहीं उतरी थी। वह भीतरी कक्ष में टेलीविजन के चैनल बदलने में व्यस्त रमेश बाबू के पास पहुंचा। पापा, आप सदा समस्या को सामने खड़ा देखकर शुतुरमुर्ग की तरह मुँह छिपा लेते हैं, किंतु इस समय यदि आप चुप रह गए तो सर्वनाश हो जाएगा। सुधीर ने अनुनय की थी, पर रमेश बाबू ने कुछ नहीं कहा। हार कर सुधीर चला गया था। महेश और रिया अपनी पढ़ाई में मन लगाने का प्रयत्न करने लगे थे। पता नहीं भैया को क्या हो गया है। मंत्री महोदय तो बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं। आज ही कह रहे थे कि कब तक इस अस्थायी पद पर कार्य करती रहोगी, दिल्ली चली आओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में नियुक्ति हो जाएगी, वहाँ साथ ही राजनीति के गुर भी सीख लेना, फिर देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। माधुरी ने बड़ी प्रसन्नता से बताया था। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। पर एक बात कह देती हूँ, राजधानी जाना पड़ा तो मैं तेरे साथ चलूँगी, अकेले नहीं जाने दूँगी तुझे। जया बड़े लाड से बोली थी। अरे माँ, तुम तो व्यर्थ ही परेशान होती हो, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। नेता लोग बहुत से आश्वासन देते हैं रहते हैं, पर सभी पूरे थोड़ी ना होते हैं। माधुरी लापरवाही से बोली थी और सोने चली गई थी। पर जया देर तक स्वप्नलोक में डूबी रही थी। उन्हें माधुरी के रूप में सुनहरा भविष्य बाहों में पसारे सामने खड़ा प्रतीत हो रहा था। पर माधुरी की आशा के विपरीत मंत्री महोदय ने राजधानी पहुंचते ही एक कन्या महाविद्यालय में उसकी स्थायी नियुक्ति करवाकर नियुक्ति पत्र भेज दिया था। कई दिनों तक घर में उत्सव का सा वातावरण रहा था। बधाई देने वालों का तांता लगा रहा था। सुधीर को भी लगा कि माधुरी को अच्छा अवसर मिला है और उसका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। शीघ्र ही माँ बेटी ने अपना बिस्तर बांध लिया था। राजधानी पहुँचते ही माधुरी ने अपना नया पद ग्रहण कर लिया था।
उधर जया को अपना घर छोड़कर माधुरी के साथ रहना भारी पड़ने लगा था। यो भी राजवीर राय के साथ माधुरी का घूमना फिरना उन्हें रास नहीं आ रहा था। जया ने कई बार माधुरी को समझाया कि अब तो अस्थायी नियुक्ति मिल गई है, राजवीर राय से किनारा करने में ही भलाई है, पर वह माँ की सलाह सुनते ही बिफर उठती थी। जया बेटी के आगे असहाय सी हो गई थी, कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। रिया और महेश की परीक्षा निकट आई तो वे अपने शहर लौट गई। कुछ दिनों तक माधुरी के फोन आते रहे थे, फिर अचानक से वार्तालाप के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी। जया फोन करती तो वह व्यस्तता का बहाना बना देती थी। फिर अचानक एक दिन माधुरी सब कुछ छोड़कर वापस लौट आई थी। जया के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसको देखते ही वे सब कुछ भांप गई थी। घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे पापा और भाइयों से इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, मैं सब संभाल लूँगी। हो जाती ऐसी गलतियाँ, कभी कभी उसके लिए कोई अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर देता। उन्होंने माधुरी को चुपचाप समझा दिया था। उन्होंने एक नर्सिंग होम में आवासन का सारा प्रबंध भी करवा दिया था, पर कुछ हो पाता उससे पहले ही माधुरी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। माधुरी को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया गया, पर कोई फल नहीं निकला था। कई माह तक रोने कल्पने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने मन को समझा लिया था कि माधुरी अभी संसार में नहीं है। जया माधुरी के लौटने की आशा पूरी तरह त्याग चुकी थी, पर एक दिन माधुरी अचानक लौट आई। कुछ क्षणों तक तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कि वे कोई सपना देख रही हूँ। शीघ्र ही वे उसे अंदर कमरे में ले गई। कहाँ मर गई थी तुम, और अब अचानक कहाँ से प्रकट हो गई? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? तुम जानती भी हो कि तुमने क्या किया है? हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जितने में उतनी बातें। जया ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। माँ, आप अवसर दो तो मैं विस्तार से बता दूँ। माधुरी ने उनके प्रश्नों की गति पर विराम लगा दिया था। माधुरी ने जब सारा घटनाक्रम समझाया तो जया की समझ में नहीं आया कि रोए या हंसे। माँ, मंत्री महोदय निसंतान थे। अपनी संतान को उन्होंने अपना लिया। वे मुझे से विवाह करने को तैयार नहीं थे, अतः मैं उन्हें छोड़ आई। यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम तो उनके हाथ की कठपुतली बन गई। यह भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या बीतेगी? जया बिलख उठी थी। माँ, संभालो स्वयं को, यह समय भावुक होने का नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से इतना धन ऐंठ लिया है जितना तुमने देखा भी नहीं होगा। हम शीघ्र ही यह शहर छोड़ कहीं और जा बसेंगे, अपना जीवन नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए। जया ने आंसू पोंछे डाले थे। माधुरी के लिए चाय नाश्ता बनाते समय एक नई कहानी गढ़ रही थी, जिससे माधुरी के गायब होने और पुनः अवतरित होने की अभूतपूर्व घटना को तर्कसंगत बनाया जा सके। धन्यवाद आप सबका।